dear friends, how are you? I am सत्यनारायण 2019 बैच IPS और हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो इसमें हमने पहला चैप्टर जो है उसको डिस्कस किया था। जो राजस्थान के प्रमुख जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनको हमने अलग अलग क्लासीफाई किया था और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखा था इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो में। सो दिस इज पार्ट 2 इन द सीरीज ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें आज हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी बात आईपीएस की ट्रेनिंग के बारे में कर लेते हैं। तो एक दो बातें बताऊंगा। दिस इज मी हियर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का जो लोगो है उसके सामने। और दूसरी बात ये कि आप देख सकते होंगे वीडियो में मेरे बाल काफ़ी बड़े हुए हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। जनरली जो एक आईपीएस ट्रेनी होता है या एक आईपीएस ऑफिसर होता है उसके बाल कभी इतने बड़े नहीं होते हैं और हर वीकेंड जो है उसको अपने बाल कटवाने होते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो कभी नहीं होती थी। एंड द अदर थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू पीपल इज दैट presently I am undergoing my training at सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। और एक आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है, यू पीपल नो दैट इट इज़ वेरी हेक्टिक और जो शेड्यूल होता है वो इतना बिजी होता है कि उसमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। पर थैंक्स टू लॉकडाउन की उसकी वजह से हमारी जो अभी ट्रेनिंग है वो काफ़ी कुछ रुकी हुई थी और उसकी वजह से जो है मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम था। तो आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट हेल्पिंग यू पीपल इन योर प्रिपरेशन। सो द पॉइंट इज दैट मंडे से हमारी जो नॉर्मल ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली 99%। और ऐसी सूरत में आई विल हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, यानी मेरे पास जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा। सो अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों जो अब तक मैंने वीडियोस बनाए हैं अगर आप लोगों की तैयारी में वो हेल्प कर रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस की वजह से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए वेदर शुड आई continue with the videos or like I should focus on my training, because now once the training gets started it will very difficult for me to find out time to make videos, because generally एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है। तो जितनी फ्रीक्वेंटली मैंने अब तक वीडियोस अपलोड किए हैं मे बी मैं नहीं कर पाऊँ। तो अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की मदद करूँ, I should help you in your preparation, so please write that in the comment section. I hope that you will write. Okay, so let's start our discussion. तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अपवाह तंत्र क्या होता है या किसको कहते हैं अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का सिंपल सा मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर नदियां और कोई उसकी जो है मुख्य नदी होती है एक, और उसकी जो है एक सहायक नदियां होती है। तो वो नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, यानी कि उस एरिया में जिस तरह से वो फ्लो करती है, तो जिस पैटर्न को वो फॉर्म करती है यानी जिस प्रारूप का निर्माण करती है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। तो सपोज मेंस में 2 लाइन का क्वेश्चन आ गया अपवाह तंत्र, तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिखते हैं नदियां और उनकी सहायक नदियां जो तंत्र का निर्माण करती है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं, तो आपको डेफिनेटली 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। इसलिए मैं बार बार जो है वो आपको कहता हूँ कि आप जो बुक्स में जो कंटेंट दिया हुआ है उस पर रिलाई करें, खुद के या जो नोट्स बनाए होते हैं उस पर ज़्यादा रिलाई ना करें, बिकॉज एग्जाम में अगर आप बुक वाली जो बातें लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। उसके बाद में हम जानते हैं कि जो राजस्थान की साल भर बहने वाली नदी है वो एक सिर्फ चंबल है, बाकी जो नदियाँ हैं वो जब वर्षा ऋतु होती है उस टाइम पे बहती है, लेकिन उसके बाद में जो उनमें कई बार पानी सूख जाता है। तो राजस्थान का जो भूभाग है उसमें अरावली पर्वतमाला का बड़ा विशिष्ट महत्व है, और भौगोलिक धरातल को बांटने के साथ साथ जो है किस तरीके से जो नदियां हैं वो बहती है उसका भी अरावली पर्वतमाला का काफी बड़ा रोल है। और जो संपूर्ण जो राजस्थान है, अगर राजस्थान को मैं इस तरीके का अगर ड्रॉ करूं तो अरावली पर्वतमाला लगभग इस तरह से बहती है ऐसे, और इसकी वजह से जो है वो 2 तरफ का जो है अपवाह तंत्र बन जाता है, एक जो अरावली के पूर्व की ओर होता है और दूसरा जो अरावली के पश्चिम की ओर होता है। तो 2 तो ये मेन हो गए, और तीसरा जो होता है राजस्थान क्योंकि यहाँ पे बालू मिट्टी ज़्यादा होती है तो कुछ नदियाँ जो छोटी होती है लेकिन वो ऐसी है जो निकलती है पहाड़ों वगैरह से, लेकिन बाद में जो है वो जाके विलुप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे सामने है टोटल 3 क्लासिफिकेशन। तो जो ईस्ट की तरफ से जो नदियाँ हैं वो मेनली जो चंबल और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ हैं, और वो जनरली जो है आगे यमुना में जाके मिलती है चंबल, और चंबल
यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा जो अंत में जाके है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन जो इस तरफ वाली जो नदियां हैं जिसमें लूनी, साबरमती और माही नदी प्रमुख है, तो ये नदियां जो है वो राजस्थान से गुजरात की तरफ जाती है और वहां पे जाके आगे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है या कि अरब सागर में गिर जाती है। और तीसरी जो नदियां हैं अंतः प्रवाहित नदियां, वो ओरिजिन होता है उनका, लेकिन वो बाद में जो है वो मिट्टी में जाके विलुप्त हो जाती है, तो उनका आगे कोई जो है वो अपवाह या प्रवाह नहीं होता है। ओके, सो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार जो है लेते हैं कि जो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम जो अपना राजस्थान है उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो ये जो बड़ी डैश डैश वाली जो लाइन दी हुई है ये जो है आपकी अरावली पर्वतमाला, और जो अरावली पर्वतमाला है वो लगभग इस तरीके से दो अपवाह क्षेत्र बना देती है। ये हो गया पहला आपका, और ये हो गया इधर दूसरा। तो जो पहला है वो है बंगाल की खाड़ी वाला, दूसरा जो है वो अपवाह तंत्र है वो है अरब सागर वाला, और तीसरा जो बच गया वो है अपवाह अंतः प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा मैप में देख लिया। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस मैप में कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी नदी जो है वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती हुई आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी प्रोमिनेंट रिवर है। ओके, ये साइज में काफी बड़ी है। उसके बाद में इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है बनास। तो बनास एक तरीके से राजस्थान के लगभग बीच में से निकलती है, और अरावली पर्वतमाला से ही इसका ओरिजिन होता है। एग्जैक्टली हम आगे देखेंगे। तो काफी सारी जो नदियां हैं वो है बनास की ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बनास की सहायक नदियां। तो उसमें अगर हम नाम देखते हैं तो यहाँ पे खारी है, ये कोठारी है, ये बेड़च है, और उसके बाद में इधर जो है वो है मोरेल। तो ये जो नदियां हैं वो सब बनास की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में जो चंबल की सहायक नदियां हैं उसमें बनास सबसे बड़ी है। उसके बाद में हम देखते हैं इधर पार्वती नदी है, वो भी मध्य प्रदेश से निकलती हुई आ रही है, राजस्थान में एंटर होती है और आगे आके चंबल में मिल जाती है। इसी तरीके से जो है वो राइट ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो दाहिना किनारा जो होता है चंबल का, उसमें जो दूसरी मिलने वाली नदी है वो है काली सिंध। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्वती और ये काली सिंध। हालांकि हम और ज्यादा डिटेल में आगे देखेंगे, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे और साथ में मैप में वापस लोकेट करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार जो है वो ब्रॉड पिक्चर मिल जाएगी यहाँ से। फिर चंबल की जो दो छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं वो एक है बाणगंगा और जो दूसरी है वो है बामणी। तो ये जो है वो चंबल की मेन नदियां हो गई, चंबल और बनास का क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद में हम आते हैं अरब सागर के जो परवाह क्षेत्र वाली नदियां हैं। उसमें लूनी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। इधर इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें बांडी, सूखड़ी, जवाई और एक दो नदियां और हैं मीठड़ी वगैरह जो यहाँ मैप में नहीं दिखाई हुई है। तो ये इसकी सब प्रमुख नदियां हैं, इसको हम डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे। उसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट नदी है वो है साबरमती। तो साबरमती आप जानते हैं कि गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई नदी है। गांधी जी का जो आश्रम था वो भी साबरमती के किनारे था, लेकिन वो है गांधीनगर गुजरात में। लेकिन उसके पहले जो साबरमती नदी है वो राजस्थान से निकलती है और उसके बाद में ये आगे प्रवाह होती जाती है इस तरीके से। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें एक वाक्कल है, जिसको इसको प्रारंभ में वाक्कल कहा जाता है। दूसरा जो है वो है माजम, और उसके बाद में तीसरी जो नदी बसती है हमारी वो है माही नदी। तो माही नदी वो है मध्य प्रदेश से निकल के आती है, राजस्थान के अंदर एंटर होती है और लगभग यहाँ पे जो है वो आगे 180 डिग्री का टर्न ले लेती है। मतलब वो इधर से ऐसे आती है, आप देख सकते हैं नीचे से, और फिर उसके बाद में वापस यहाँ पे आती है और फिर ये राजस्थान से वापस गुजरात में मिल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं मुख्य वो है सोम और जाखम। तो ये सब सहायक नदियों के नाम हम डिटेल में देखेंगे आगे, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और इन सहायक नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में जो अंतर प्रवाह वाली नदियां हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है घग्गर नदी, जिसको प्राचीन काल में सरस्वती कहा जाता था, कांतली, साबी, और ये सांभर झील के आसपास की कुछ अंतर प्रवाह वाली नदियां हैं जिनको भी बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इस मैप में हमने जो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी उन सबको एक एक बार देख लिया है। अब हम स्पेसिफिक नदियों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, उसमें चंबल नदी सबसे प्रोमिनेंट है। प्राचीन टाइम में इसको चरमन्यवती के नाम से जाना जाता था। आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो ओरिजिन होता है यानी जो उद्भव होता है वो मध्य प्रदेश में महू के निकट होता है। तो ये महू वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे जनापाव पहाड़ी है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। तो जनरली ये पूछ लिया जाता है ट्रू फॉल्स में कि जो चंबल नदी है उसका ओरिजिन राजस्थान में होता है या फिर कौन से स्टेट में होता है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में होता है, महू के निकट। उसके बाद में राजस्थान में ये कहाँ एंटर करती है? राजस्थान में एंटर करती है चित्तौड़गढ़ जिले के पास। तो चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ नाम की जगह है, वहां पे ये एंटर करती है।
और उसके आगे जो कोटा बूंदी जिले हैं उनकी ये सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर जो ईस्टर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करौली और धौलपुर जिलों को इनका फ्लो इनके पास से होता है और फिर आगे जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये जो यमुना है उसकी काफी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है और ये आगे यमुना जाके जो है वो गंगा में मिलती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि चंबल नदी का जो विद्युत उत्पादन होता है राजस्थान का या मध्य प्रदेश का, उसमें इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गांधी सागर बैराज है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है और कोटा बैराज है जो कोटा में स्थित है। तो ये जो 4 बैराज जो हैं चंबल नदी पे वो आपको पता होना चाहिए। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि इनमें से जो 4 बैराज हैं ये कौन कौन से जो है वो राजस्थान में है और कौन कौन से जो है वो मध्य प्रदेश में है। आप पता करके और जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो हमने देखा सबसे बड़ी इसकी जो सहायक नदी है वो बनास, जिसके बारे में अभी थोड़ी सी देर बाद में डिटेल में डिस्क्रिप्शन लेते हैं। फिर जो है काली सिंध और पार्वती जो इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बनास नदी है, बनास नदी राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और ये खमनोर की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर। और यहाँ से जो है ये कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार में प्रवाहित होती है। तो पहाड़ों से निकलती है और फिर पठार में प्रवाहित होती है और उसके बाद में ये नाथ द्वारा, राजसमंद, रेल मगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। तो मैं भी आपको इतना एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नहीं याद रखने पड़े कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या जगह से पास होती है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन जो है वो खामनोर की पहाड़ियां हैं, कुंभलगढ़ के पास गोगुंदा के पठार से ये पास करती है और उसके बाद में सवाई माधोपुर में जो है वो जाके चंबल में मिल जाती है। तो ये 3-4 जो डिटेल है बनास नदी के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं आराम से कि बनास नदी है। उसके बाद देखते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, धुंध और मोरेन जो है वो प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे मोरेन जो है वो थोड़ा सा छुपा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वीडियो आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो है वो मोरेन है। उसके बाद में अभी हमने मैप में एक बार फिर से देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद में तीसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है काली सिंध नदी, यानी कि ये भी जो है एक चंबल की सहायक नदी है। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, देवास के निकट से। मध्य प्रदेश में देवास नाम की एक जगह है वहां से, और उसके बाद में ये झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल में मिल जाती है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि काली सिंध जो है वो चंबल की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि चंबल नदी जो है उसमें डायरेक्ट आके ये मिल जाती है। ओके, उसके बाद में देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियों के नाम है परवन, उजाड़, निवाज और आहू, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काली सिंध जो है वो खुद एक चंबल की सहायक नदी है, इसलिए उसकी कौन सी सहायक नदियां ये याद रखना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी है वो भी मध्य प्रदेश से निकलती हुई आती है। हमने देखा था कि जैसे इधर मैप में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ, तो अगर ये चंबल नदी है नीचे से आ रही है, इधर राजस्थान में प्रवेश कर रही है, तो इधर जो है एक तरफ इसमें काली सिंध आके मिलती है और जो दूसरी तरफ है वो पार्वती आके मिलती है। तो इस तरीके से आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू पीपल। ज़्यादा इसमें एकदम स्पेसिफिक जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो इसका दाहिना किनारा है, इधर एक तरफ काली सिंध आती है और एक तरफ है पार्वती आती है। और ये मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलती है पार्वती नदी, और बारां से होती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के पास जो है वो चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सबसे पहले चंबल, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो है बनास, और जो राइट साइड से जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं वो है काली सिंध और पार्वती। उसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट रिवर है वो है बामनी। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं एक छोटी सी नदी है बामनी जो चंबल में डायरेक्ट जाके मिलती है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले जो है उसमें हरिपुर गाँव से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट जो है वो चंबल में मिल जाती है। तो आई थिंक ये जो चंबल की जो सहायक नदियां हैं चंबल और बनास, ये आप लोगों को अब तक क्लियर है। उसके बाद में आगे आएगा बाणगंगा, जिसको हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जो बनास है उसकी सहायक नदियों में कोठारी, बेड़च, ये नाम आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में मोरेल और खारी, ये सब जो है वो बनास की सहायक नदियां हैं, तो आपको इनके नाम अच्छे से पता होना चाहिए। और जो बनास है वो खुद एक चंबल की सहायक नदी है, और जो चंबल की बाकी सहायक नदियां हैं उनके नाम है काली सिंध और पार्वती और बामणी। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो बाणगंगा के बारे में।
तो बाणगंगा जो है इसका उद्गम है जयपुर जिले के पास बैराठ में होता है, बैराठ की जो पहाड़ियां हैं वहां से, और ये सवाई माधोपुर से बहते हुए भरतपुर जिले में जाती है और वहां से उसके बाद में इसका जल जो है वो फैल जाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बाणगंगा है ये बैराठ से निकलती है और ये सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले से होती हुई फिर इसका जल है वो फैल जाता है और जो बाकी कुछ जो बचा जल है वो चंबल में जाके मिल जाता है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट नदी है मेज नदी, जो मैप में नहीं दिखाई हुई है क्योंकि वो थोड़ी छोटी नदी है। तो ये भीलवाड़ा जिले से निकलती है और उसके बाद में बूंदी से होते हुए लाखेरी के निकट जो है वो चंबल में मिल जाती है। तो एक और इम्पोर्टेंट नदी है मेज, जिसका नाम चंबल की सहायक नदियों में है और इस पे जो है वो एक मेज बांध भी बना हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मेज जो है वो इस मैप में दिखाई हुई नहीं है क्योंकि मैप में इसकी लोकेशन जो होगी वो थोड़ी छोटी हो जाएगी इसलिए, लेकिन इस पे जो मेज बांध बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको चंबल की सहायक नदी के रूप में इसका नाम पता होना चाहिए। बाद में हम चलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन सी जो चंबल बनास अपुआ क्षेत्र वाली जो नदियां थी उन सब के नाम हमने देखे। अब जो लूणी नदी है वो राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में से एक है। चंबल जो है वो मध्य प्रदेश में निकलती है और राजस्थान के कुछ ही हिस्सों में होके बहती है, लेकिन जो लूणी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। तो इसका उद्गम जो है वो अजमेर का नाग पहाड़ है और उसके बाद में ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हुई अंत में जो है वो जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। कच्छ का रण जो है वो गुजरात में है, आपको पता है। यहाँ जो केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है, बाकी टाइम पे इसमें सूखा रहता है। और इसकी विशेषता ये है कि जो जोधपुर में जो बालोतरा है वहां तक इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद में जो इसका पानी है वो खारा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप अगर किसी को भी ये रीजन पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज इसका जो रीजन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बाड़ी और सागी। तो इनमें से कुछ जो है वो मैप में दिखाई हुई है, कुछ नहीं दिखाई हुई है, तो एक बार जो है मैप में इस पे नजर डाल देते हैं। यहाँ से लगभग ये अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है इस तरह से लूणी, फिर उसके बाद में ये बहती हुई जोधपुर और जो जैसलमेर जो जिले हैं उसमें बहती हुई यहाँ आके गुजरात में मिल जाती है और आगे रन ऑफ कच्छ में चली जाती है। अब देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी जोजरी या जोजड़ी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो है घुइया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो बाकी नदियां हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे जवाई है तो ये जवाई डैम इस पे बना हुआ है, जवाई बांध, वो आपको पता होना चाहिए कि जवाई बांध जो है वो आरपीएससी ने 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी था कि जवाई बांध जो है वो कौन से एरिया को पानी की सप्लाई देता है। तो इस तरीके से अगर आपको पता होता कि जवाई बांध जो है वो लगभग लूणी नदी की जो है ट्रिब्यूटरी है जवाई, और जो ये साउथ राजस्थान वाला जो उदयपुर या फिर ये भीलवाड़ा या फिर ये जो पाली, सिरोही, ये जो जिले हैं अगर इनके आसपास है तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते थे। उसके बाद में जो है खारी, सागी और बांडी और सूखड़ी, ये जो दोनों हैं वो इम्पोर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जोजड़ी, घुइया, बांडी, सूखड़ी, जवाई और खारी, और लास्ट में है वो सागी। तो ये इनकी सहायक नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए और लगभग जो इनका प्रवाह क्षेत्र है लगभग पता होना चाहिए। एग्जैक्टली पता नहीं भी होगा तब भी आप एग्जाम में आंसर लगा पाएंगे, बिलीव मी। उसके बाद में हैं सेकंड जो नदी है बंगाल अरब सागर में गिरने वाली, वो है माही नदी। तो माही नदी जो है वो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ से निकलती है। यहाँ पे मैंने जो राजस्थान का एक तरीके से वो इस तरीके का कुछ मैप है, नीचे वाला जो हिस्सा है राजस्थान का, तो वो मैंने इसमें दिखाया नहीं है, ये पूरी माही नदी दिखाई है। तो ये मध्य प्रदेश की जो महू की पहाड़ियां हैं जहाँ से चंबल निकलती है लगभग उसी के पास से ही माही नदी निकलती है, और उसके बाद में ये जो है राजस्थान का जो साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा उसमें प्रवेश करती है, और फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो दोनों जिले हैं उनकी सीमा बनाती हुई ये वापस फिर से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो ये यहाँ पे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में एंटर करती है और उसके बाद में यहाँ जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का बॉर्डर बनाते हुए फिर जो है वो गुजरात में एंटर कर जाती है। ओके, और जो लास्ट में है वो खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो गुजरात में इसका क्या होता है वो जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये गलियाकोट है, डूंगरपुर गलियाकोट को हमने हिस्ट्री वाले में डिस्कस भी किया था, और यहाँ पे जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मोरेन वो आके मिलती है। तो गलियाकोट क्यों फेमस है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि हमने जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल जो प्लेसेज हैं उसमें गलियाकोट को डिस्कस किया था, और इसकी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो आप एक बार वापस कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, देखता हूँ आप लोगों को कितना याद रहा है और कितना याद नहीं रहा है, ठीक है। तो गलियाकोट जो है वो क्यों फेमस है ये आप लोगों को बताना है।
ओके। उसके बाद में जो इसकी सहायक नदी है मोरेन, वो यहाँ पे आके मिलती है। उसके अलावा जो दो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं उनके नाम हैं सोम और जाखम। बाकी जो दो नदियां जो मैप में नहीं दिखाई हुई है वो है अनास और चाप, लेकिन आपको जो सोम, जाखम और मोरेन के नाम जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो सोम और जाखम हम देखते हैं कि ये वाली जो नदी है वो सोम है और ये वाली जो है वो जाखम है, और जाखम जो नदी है उस पे बांध भी बनाया हुआ है। तो अब देख लेते हैं इस पे कौन कौन से जो है वो बांध बनाए हुए हैं। तो माही बजाज सागर जो है वो माही नदी पे बनाया हुआ है और बांसवाड़ा जिले में है। तो एक नंबर जो है यहाँ पे ये है माही बजाज सागर, ओके। उसके बाद में जो है राजस्थान में जो बाकी बांध है 3, 4 और 6 वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सोम कागदर, तो ये वाला जो है वो उदयपुर में बनाया हुआ है, सोम कागदर, ठीक है। उसके बाद में जो 4 नंबर है सोम कमला अम्बा, तो ये जो 4 नंबर है वो भी सोम नदी पे ही है, सोम अम्बला कमला और अम्बा। उसके बाद में 5वां जो है वो है त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम में यहाँ पे सोम, जाखम और माही नदियां जो है तीनों आके मिलती है और ये है डूंगरपुर में। और जो लास्ट में है वो जाखम बांध, यानी कि वो जाखम नदी पे है, जाखम बांध। तो बांध के नाम और नदियों के नाम जो है वो पूछे जाते हैं कि कौन सा बांध जो है कौन सी नदी पे है। ज्यादातर जो नदी का नाम होता है वही बांध का नाम होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं फिर से जो दो इंपॉर्टेंट है, एक जाखम बांध वो कौन से जिले में है, और जो माही बजाज सागर है वो है बांसवाड़ा में। तो जाखम बांध जो है वो प्रतापगढ़ में, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, माही बजाज सागर बांसवाड़ा, और जाखम जो है वो प्रतापगढ़, बिकॉज बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए। तो माही बजाज सागर जो है वो बांसवाड़ा, ओके, MB। और जो जाखम जो है वो है प्रतापगढ़, यानी कि JP, जाखम प्रतापगढ़, माही बजाज सागर बांसवाड़ा, ओके। आई थिंक इससे आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम जो गांधी जी के जीवन से इंपॉर्टेंट जो नदी जुड़ी है साबरमती, वो है उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर सिरोही जिले में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये उदयपुर से निकलती है और उसके बाद में लगभग इसका जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है। मैप में यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया, लेकिन अगर मैं छोटा सा इसका मैप बना के बताऊं तो ये ऑलमोस्ट ऐसे पैरेलल सी होती हुई निकल जाती है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे उदयपुर से यहाँ से निकलती है, फिर उसके बाद में दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों के बीच में से ये बहती है, और उसके बाद में ये गुजरात में एंटर हो जाती है और फिर आगे जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और जो इसका इनिशियल जो नाम होता है, जो शुरुआत में इसका नाम होता है, उसको वाकल नदी कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए वाकल नदी कौन सी नदी का सहायक नाम है या दूसरा नाम है, तो वो साबरमती नदी है। तो आई थिंक अभी ये दो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली जो दोनों तरह की जो नदियां हैं वो आपको क्लियर हो गई है। अब चलते हैं अंतः प्रवाहित नदियों की तरफ। तो जो अंतः प्रवाहित नदियां हैं उनके बारे में अपन ने अभी थोड़े से पहले डिस्कस किया था कि जो नदियां कुछ दूरी पर बह के रेत व भूमि में विलीन हो जाती है उनको अंतः प्रवाहित नदियां कहते हैं। और जो इस तरीके की नदियां हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कातली, साबी, काकानी और घग्गर नदी। तो घग्गर नदी जो है वो उसका एंशियंट इम्पोर्टेंस है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको सिंधु घाटी और सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राचीन समय में है सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन बाद में वो सूख गई थी। और ये हरियाणा से निकलती है और उसके बाद में राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए उसका जो जल है वो पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ जो है वो वर्षा काल के दौरान ही होता है, बाकी इसमें पानी जो है वो सूख जाता है। और इसको जो है वो एक डेड रिवर यानी कि मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, घग्गर नदी। ये एक पहले वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद में हम देखते हैं कातली, साबी और काकानी के बारे में। तो जो कातली नदी है वो सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर तक बहने के बाद सीकर, झुंझुनू जिलों में बहती हुई वो रेत में विलुप्त हो जाती है। मैप में भी हमने देखा था, जब शुरू में हमने मैप देखा था। फिर उसके बाद में है साबी नदी। तो जो साबी नदी है वो भी जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में काफ़ी सारी जगह जैसे बानासूर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर, तिजारा, इन सब से होती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी नदी है वो अंतः प्रवाहित है। ये इनकी जो ज़्यादा डिटेल है वो जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जान सकते हैं कि कातली नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो उसका जवाब है सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ। साबी नदी कहाँ से निकलती है, उसका जवाब है जयपुर की सेवर की पहाड़ियाँ। और जो आखिरी है वो काकानी या काकनेय नदी, तो वो जैसलमेर से निकलती है और जो जैसलमेर के पास एक गांव है लगभग 30-40 किलोमीटर, कोटरी गांव, वहां से निकलती है और कुछ दूर बहने के बाद में वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया काकानी या काकनेय नदी। तो इस तरीके से हमने जो है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि
जो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो चंबल थी, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो बनास है, और जो चंबल है उसकी जो बाकी ट्रिब्यूटरीज थी उनमें से एक मेज थी, एक काली सिंध थी और एक पार्वती थी। ठीक है, और उसके बाद में जो बनास है उसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो है वो बेड़च और कोठारी नदियां जो है सबसे इम्पोर्टेंट थी, और जो चंबल है उसकी एक और जो सहायक नदी थी वो थी बाणगंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनास जो चंबल और बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें बहने वाली नदियों के जो मुख्य नाम जान लिए थे। फिर उसके बाद में हमने देखा था लूणी नदी, तो उसकी जो सहायक नदियां थी वो थी बांडी, सूखड़ी, मीठड़ी, खारी और गुइया। इस तरह की जो नदियां हैं वो उनकी नाम थे और वो लूणी नदी की सहायक नदियां थी। उसके बाद में लूणी के बाद में जो है हमने देखा था साबरमती नदी और माही नदी। तो माही नदी की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी उसका जो नाम था सोम और जाखम। तो इसमें जाखम बांध बना हुआ है और माही बजाज सागर जो है वो बांध बना हुआ था माही नदी पे। और उसके बाद में जो देखी थी हमने साबरमती नदी, तो साबरमती जो नदी है उसकी वो उदयपुर से निकल रही थी और जो बाद में जाके वो है आपकी गुजरात की एंटर होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके मिल रही थी, और इसको जो है वो स्टार्टिंग में इसका नाम वाक्कल नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी बंगाल अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और जो लास्ट में जो हमने देखी थी वो थी अंतः प्रवाहित क्षेत्र वाली नदियां। तो अंतः प्रवाहित क्षेत्र वाली नदियों में जो है हमने घग्गर नदी के बारे में देखा था जिसको प्राचीन टाइम में सरस्वती कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कात्यायनी नदी और जो बाकी और दो नदियां जो थी। ठीक है, तो इस तरीके से अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको इनमें से अभी भी कोई भी डाउट है क्या? जो भी हमने इंपॉर्टेंट नदियां डिस्कस करी राजस्थान की, बिलीव मी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है रिवर से रिलेटेड, जो आरपीएससी का प्रीलिम्स है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कुछ डाउट है, कोई भी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो करनी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूंगा। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आप वीडियोस मिस ना करें। और उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। इस तरीके से जो है we will grow much faster. Okay, I hope you had happy learning. Thank you.